जय जिनेन्द्र। जो लास्ट क्लास में जो टॉपिक चला था पृथ्वी की स्थिति और आकाश की स्थिति, आकाश में ग्रहों की स्थिति, अब आज जो टॉपिक है उसमें पहले के समय में पृथ्वी कैसी बताई गई है। भगवान ने कहा है उसको तो कम से कम 2500 साल हो गए, 2600 साल हो गए, लेकिन उनसे पहले तो शायद परमात्मा की बात ही सही है, इसलिए आगे का तो इतिहास हमें देखना भी नहीं। और तब तक लिखी हुई किताबें भी नहीं थी, लिखाई शुरू हुई या पेज में सारी चीज़ लिखी गई। ताम्रपत्र आज अगर मिल रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1500 साल पहले के ही मिल रहे हैं। तो हम परमात्मा के बाद, उसके बाद जो ताम्रपत्र मिल रहे हैं, जो लिखावट मिल रही है बरसों पहले की, उसका यहाँ थोड़ा बहुत उल्लेख हुआ है, उसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, आज हम ये टॉपिक की चर्चा करेंगे कि पृथ्वी को ज़मीन पे मानना, जम्बू द्वीप में चतुर्द्वीप व्यवस्था मानना, वो कब तक और कहाँ से हमें लेखों में लिखा हुआ मिला है। जो भी पहले के ताम्रपत्र में या जो भी पेपरों में उसकी डिज़ाइन, उसका लेख, उसका लिखावट कब है, कितने साल पहले की है, ये सारी चीज़ यहाँ पे इकट्ठी की है। महात्मा ने हमारे लिए बहुत सारे उदाहरण बताए हैं कि यहाँ ये लिखा हुआ मिला है, यहाँ ये लिखा हुआ मिला है। आज हम उसकी चर्चा करेंगे कि हमारे पास लिखे हुए कौन कौन से प्रकाशित ग्रंथ है या ताम्रपत्र है जिसमें पृथ्वी कैसी थी और उसका वर्णन है। ये बहुत महत्व की बात है हमारे लिए, ये बहुत ही महत्व की बात। अगर आज से 1000 साल पहले कहीं भी लिखा हुआ कोई चीज़ अगर पड़ा हुआ है तो ये तो बहुत बड़ा प्रूफ हो सकता है। ठीक है, तो जैसलमेर, वहाँ के जो हमारे भंडार, ज्ञान भंडार है, कोबा के ज्ञान भंडार है, उसके अलावा खास करके नालंदा विश्वपीठ और वहाँ जो साहित्य मिले, कितने ज़्यादा साहित्य तो जर्मनी में और वहाँ यहाँ से शिफ्ट हो चुके। दलाई लामा के पास बहुत सारे साहित्य पहुँच चुके। तो ये सारी चीज़ों को हम इकट्ठा करके देखेंगे तो कम से कम 1000-2000 साल पहले का, ये आज से 1000 से लेके 2000 साल के मध्यकालीन समय का ही हमारे पास साहित्य मिलेगा। यहाँ महात्मा ने क्या क्या चर्चा की है उसकी बात हम करेंगे। चतुर्द्वीपिक भूगोल परिचय, मतलब 4 द्वीप, चतुर्द्वीप कैसा माना है, कैसा कहा है, उसकी यहाँ एक आकृति दी है। आपको दिख रहा है, प्रेजेंटेशन दिखाई दे रहा है? हाँ, तो उसकी हम बात करेंगे। आओ, और यहाँ कुछ लिखा हुआ है, अगर आप ये पढ़ पाओ तो इसको जरूर पढ़ो। आओ, आपके सामने ये एक नक्शा है जो पूरी गोल के 1 लाख के जम्बू द्वीप के अंदर 4 द्वीप बताए गए। बराबर दिख रहा है ना? यहाँ आपको 4 द्वीप की व्यवस्था बताई गई है जम्बू द्वीप में। बराबर जम्बू द्वीप के 1 लाख योजन की गोलाई में बराबर 4 द्वीप यहाँ बताए हैं और चतुर्द्वीप व्यवस्था इसका नाम है। 1 लाख का जम्बू द्वीप, 1 लाख योजन का ये जम्बू द्वीप, जो आपको हिंदू साहित्य हो या आगम साहित्य हो, दोनों में उसका बराबर उल्लेख एक लगभग सिमिलर मैं कहूँगी, क्योंकि यहाँ मैं आपको समझाती हूँ। जैसे ये और ये जो चारों द्वीप है, देखो आपको बड़े अक्षर में दिख रहा है। देखो ये है पश्चिम विदेह कहाँ है हमारे आगमों ने, और केतुमाल द्वीप कहाँ है हिंदू साहित्य ने। ये जो पश्चिम विदेह है ये आगम का वर्ड है, केतुमाल द्वीप है ये हिंदू साहित्य का वर्ड है। वर्तमान में इनको बैक्ट्रिया और सरियाना कहा गया है। बैक्ट्रिया और सरियाना,
आप अगर ये दोनों को मिलाओगे तो केतुमाल द्वीप और पश्चिम विदे जवाब मिल सकता है, लेकिन वर्तमान में बैक्ट्रिया और सरियाना ये जो द्वीप का नाम दिया गया है, ये अगर आप आज देखिए, ध्यान दीजिएगा मेरी एक बात पे, बहुत बहुत शांति से सोचिएगा। केतुमाल द्वीप या पश्चिम विदे में आज सिमंदर स्वामी तीर्थंकर है, ऐसा हम जानते हैं और मिल सकते हैं। लेकिन आज अगर वर्तमान बैक्ट्रिया में जाओगे या सरियाना, ऐसे ये जो 2 प्रदेश है वहाँ जाओगे, तो वहाँ आपको कोई भी तीर्थंकर परमात्मा नहीं मिलेगा। मेरी बात कुछ समझ में आ रही है? फिर से सुनो। ये पश्चिम महाविदय बताया, जबकि जम्बू द्वीप यहाँ है। देखो आप अगर अब ये चारों को साथ में देखोगे, ये है जम्बू द्वीप, ये है जम्बू द्वीप। इन्होंने ये 4 प्रकार के द्वीप बताए हैं। किम पुरुष, भारत यहाँ है देखिए, फिर ये हिमवान पर्वत, उसके बाद ये हरिवंश क्षेत्र, ये 3 क्षेत्र यहाँ बताए। भद्राक्ष द्वीप, पूर्व विदे, पश्चिम विदे, और यहाँ पे हैं हेमवत क्षेत्र, और ये सारे क्षेत्र, रम्य क्षेत्र, हेमवत क्षेत्र, ये सारे इस तरफ है। आपको यहाँ ये चीज़ दिख रही होगी कि जो जम्बू द्वीप की व्यवस्था हमारे आगम में है, बिल्कुल वैसी ही व्यवस्था, जैसे कि आप ध्यान से सुनिएगा फिर से। यहाँ है भरत क्षेत्र, उसके बाद हिमवान, उसके बाद हेमवत क्षेत्र, फिर आया महाविदय क्षेत्र, उसके बाद यहाँ जाओगे नीलवान पर्वत, रम्य क्षेत्र, फिर हिरण्यवत क्षेत्र, ये सारी चीज़ पर्वत, और उसके बाद का जो यहाँ रम्य क्षेत्र के बाद का जो क्षेत्र है वो सारे क्षेत्र, और फिर ऐरावत क्षेत्र, ये सारी व्यवस्था आपको जम्बू द्वीप की और सनातन धर्म की सिमिलर लग रही है या नहीं, पहले ये बताओ। अब आपको ये समझना है, यहाँ देखिए फिर से मैं बड़ा कर रही हूँ, आप ध्यान से देखिए। ये सरियाना और बैक्ट्रिया जो वर्तमान के सिटी बताए हैं, यहाँ पे भी वर्तमान है सीधिया। तो ये जो सरियाना और सीधिया है, आपको ये समझना है कि सरियाना और सीधिया हमारे हिसाब से ये दोनों के अंदर यहाँ 2 परमात्मा, यहाँ 2 परमात्मा, 4 परमात्मा होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? तो क्या सरियाना और सीधिया में 4 परमात्मा है? बताओ। हाँ, नहीं है ना, अभी नहीं है। और अच्छा, और दूसरी बात, सरियाना और सीधिया तक आप तब पहुंचोगे जब आप हरिवंश, किम पुरुष, हरिवंश ये सारा क्रॉस करोगे। बाकी क्या आप यहाँ पहुंच सकते हो? नहीं पहुंच सकते। मतलब यहाँ से लेके यहाँ 1 लाख योजन अगर सबने माना है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 लाख में से 50,000 योजन तक आप पहुँचोगे, तब ये आपको सरियाना और सीधिया मिलेगा। तो ये सरियाना और सीधिया क्या 50,000 योजन दूर ये 6 खंड के अंदर ही है, या इससे बाहर 50,000 योजन दूर है? बाहर है, सीधी बात है। ये जो 6 खंड का एरिया है उसी में ही सरियाना सीधिया है ना, उससे बाहर तो है नहीं। तो वर्तमान जो लिखी है व्यवस्था, वो कहीं से भी समझ में आ रही है आपको? नहीं समझ में आ रहा है। अगर सरियाना सीबिया यहाँ होगा तो इनके हिसाब से अमेरिका यहाँ होना चाहिए, लास्ट में होना चाहिए ना। यहाँ इन्होंने भारत लिख दिया है, यहाँ सिर्फ भारत लिख दिया, दिख रहा है आपको? नाम पढ़ रहा है, ये भारत लिखा हुआ है। तो भारत के हिसाब से अमेरिका कहाँ जाना चाहिए? ये सरियाना सीबिया के बाद ही जाना चाहिए ना। तो इसका अर्थ ये क्या, इन्होंने ये 6 खंड को ही आज के 6 खंड मान लिया है, ये पूरे 1 लाख योजन को। ये बात समझ में आई? आज के वर्तमान विश्व ने यहाँ सरियाना माना है, यहाँ सीरिया माना है, सीधिया माना है, यहाँ बैक्ट्रिया माना है, तो अमेरिका सब यहीं पे ही माना होगा ना, या कहीं और माना होगा? यही माना होगा। अब अगर आपने यहीं पे ये सबको मान लिया है, तो सीधी बात है कि भाई आपने तो पूरे 6 खंड इसी के अंदर इतने किलोमीटर में ही रख दिए। अगर रख दिए तो रख दिए, लेकिन 4 परमात्मा भी तो होने चाहिए ना वो जगह पे। अगर यही 6 खंड
यही पूरा नक्शा, इतना ही पृथ्वी का नक्शा है, तो आपको वहाँ 4 परमात्मा मिलने ही चाहिए, मिलने चाहिए। मतलब या तो वहाँ परमात्मा नहीं है, या फिर आपकी ये गणित गलत है। 2 में से 1 तो गलत हुआ, 2 में से 1 गलत हुआ। तो वर्तमान की सिर्फ 6 खंड की पृथ्वी, और इन्होंने ये सारा दरिया और ये सारे पर्वत पार करके उधर रख दिया। यहाँ पे उन्होंने अमेरिका बता दिया। ये 6 के 6 खंड ये 4 में ही बता दिए। ये मेरी बात समझ में आई? वर्तमान गणित ने इसी को 4 खंड को ही 6 खंड बता दिया है। एक मिनट है। तो हमारे लिए सीधा गणित ये हो गया कि अगर ये चारों क्षेत्र ही आज के 6 खंड हो गए ना, तो 6 खंड का एरिया जो 1 लाख योजन है, और यहाँ से ये खंड में, ये खंड में से ये खंड में जा सकते हैं। अगर आप जा सकते हो तो आपको वहाँ जो भी हमारे जो 4 परमात्मा है, वो परमात्मा या उनका स्थान मिलना ही चाहिए। बराबर बराबर। अच्छा, अब दूसरा ये प्रश्न है कि अगर परमात्मा नहीं है तो मतलब ये हो गया कि आपने ये जो बताया विश्व इतना ही छोटा है, जो 1 लाख योजन को आपने सिर्फ कितने 1000 किलोमीटर में रख दिया, तो ये भी गणित गलत हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है, हो सकता है। तो हम ये गणित से जाएंगे। अब एक और बात, ये तो वर्तमान का हमने अलग निकाला, अब हम हिंदू सनातन धर्म के गणित की बात करेंगे। ठीक है, आओ। बराबर ये लाइन में भरत, फिर हेमवान, फिर हेमवत, फिर महाविदे, उसके बाद रम्य क्षेत्र, हिरण्यवत पर्वत, ये सारी ऐरावत क्षेत्र, ये सारे एक के बाद एक लाइन से जा रहा है। जो प्रकार से भरत क्षेत्र का उल्लेख, जम्बूद्वीप का उल्लेख आगम में है, वो ही पाठ और उसी हिसाब से आपको यहाँ भी मिल रहा है। तो ये चातुर्द्वीपिक जो भूगोल है वो ज़्यादा समय पहले का नहीं है। अब मैं आगे पढ़ रही हूँ, ये कब का है। अब साथ में हम इससे आगे और जाएंगे कि यहाँ पे ये भूगोल प्रचलित है, वो वैदिक धर्म मान्य सप्तद्वीपिक भूगोल की अपेक्षा चतुर्द्वीपिक भूगोल अधिक प्राचीन है। इसका अस्तित्व अब भी वायु पुराण में कुछ कुछ मिलता है। चीनी यात्री मेगस्थनीज के समय में भी यही भूगोल प्रचलित था। ठीक है, जब चाइना से जब यात्री यहाँ आते थे, उन्होंने भी यही भूगोल बताया, क्योंकि उन्होंने यही लिखा है कि भारत के सीमांत पे 3 और देश माने जाते हैं, सीदिया, बैक्ट्रिया और एरियाना। अब देखो इन्होंने क्या लिखा है, भारत में लिखा है, भारत के सीमांत पे। तो नेचुरल है कि 6 खंड में अगर एक खंड भारत है तो उसके आसपास में ये 3 देश होना नेचुरल बात है कि नहीं? ये बताओ, नेचुरल बात। आगे जाएंगे। एरियाना से केतुमाल द्वीप अभिप्रेत है। अशोक के समय में भी यही भूगोल प्रचलित था। देखो ये बहुत ध्यान देने जैसी बात है, अशोक को ज़्यादा समय नहीं हुआ है। अशोक लेख, अशोक शिलालेख, ये सारी चीज़ हमें मिलती है, और उनके हिसाब से ये भूगोल चतुर्द्वीपिक उसके समय में भी था, उसके समय में भी था, क्योंकि उसके शिलालेखों में जम्बूद्वीप भारतवर्ष की संज्ञा है। मतलब जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, जम्बूद्वीप के अंदर भारतवर्ष, भारत देश, ये सारा उल्लेख अशोक के समय के शिलालेखों में मिल रहा है। अब सम्राट अशोक को ज़्यादा समय नहीं हुआ, तो अगर आप इस हिसाब से देखने जाओ तो सम्राट अशोक के समय की अगर हम शिलालेखों की बात करेंगे तो उस समय बराबर यही जम्बूद्वीप, यही भारतवर्ष, सबका उल्लेख मिल रहा है। तो अगर हम ये मानेंगे कि ये 1000-1500 साल पहले की ही बात है, ये ज़्यादा पहले की बात नहीं, बराबर बराबर। सम्राट अशोक तो बाद में ही हुए, तो ये हिसाब से हम अगर देखने जाएं तो ये 1000-1500 वर्ष पहले जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, और ये जम्बूद्वीप भारतवर्ष की संज्ञा, भारतवर्ष जम्बूद्वीप के अंदर कहाँ है, और वहाँ से उसके आसपास ही सीदिया, बैक्ट्रिया और एरियाना आदि 3 देश और है, ये सारा उल्लेख तब था। अब उसके बाद दूसरे में आएंगे। अतः एवं ये अशोक और महाभाष्य काल के बीच की कल्पना है। मतलब ये कब चेंज हुआ, ये कब चेंज हुआ, ये जम्बूद्वीप चतुर्द्वीपिक संज्ञा कब चेंज हुई, सप्तद्वीपिक 7 द्वीप की भूगोल में हम कब पहुँचे। 7 द्वीप मतलब आज के वर्तमान के 7 द्वीप,
वर्तमान के 7 द्वीप में फिर से बोल रही हूँ, सुनिए। 7 द्वीप में एशिया, अफ्रीका, आप जैसा इस तरफ से जाएंगे अमेरिका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका 2, फिर तीसरा हुआ ऊपर यूरोप, चौथा हुआ इस तरफ जापान, फिर नीचे आओ 5वां हुआ अपने एशिया, छठा हुआ इस तरफ ऑस्ट्रेलिया और 7वां हुआ न्यूजीलैंड। अगर ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड को एक साथ मानेंगे तो आर्कटिक और एंटार्कटिक, इस प्रकार से 7 खंड आपको मानने पड़ेंगे। तो ये जो सप्त द्वीप की जो भूगोल की बात हुई है, ये अशोक और महाभाष्य काल के मध्य का ही काल्पनिक मानना है। ये उनकी कल्पना, समझ में आ रहा है अभी आपको? जो चतुर्द्वीप की संज्ञा थी वो बदली कब? 7 द्वीप में कब हुई? आज के 7 खंड और वो भी हवा में, ये कब हुआ? और सम्राट अशोक और महाभाष्य, ये दोनों के मध्य काल में ये सारी चीज कल्पना के रूप में बाहर आई। सप्तद्वीपिक भूगोल की भांति ये चतुर्द्वीपिक भूगोल कल्पना नहीं है। जैसे सप्तद्वीप बाद में हुआ वो परिकल्पना है, लेकिन जो चतुर्द्वीप है वो कल्पना नहीं है, क्योंकि चतुर्द्वीप है वो हमने भी बताया, आगम ने भी बताया, सभी परमात्मा ने भी बताया, और इससे पहले सनातन धर्म ने भी बताया। अब समझ में आ रहा है ना मेरा कहना? क्योंकि ये सारी चीज वर्षों से आ रही है, आज की नहीं है। उनके पुराणों में भी यही उल्लेख है, 18 पुराण, और वेदों में भी यही उल्लेख है। हमारे जो 24 परमात्मा आदिश्वर भगवान के समय से जो परमात्मा ने जो बताया है, उसमें भी यही उल्लेख है। ये सब में एक ही उल्लेख आ रहा है, कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो हम ये मानेंगे कि ये सप्तद्वीपिक ही काल्पनिक है, लेकिन चतुर्द्वीप है वो बिल्कुल कल्पना नहीं। बराबर? ठीक है। तो ये समय की बात है कि कब 4 द्वीप की कल्पना थी और कब 7 द्वीप की कल्पना में ये परिवर्तित हुआ। आगे जाएंगे। चतुर्द्वीप भूगोल कल्पना नहीं है, उसका आधार वास्तविक है, और उसका सामंजस्य आधुनिक भूगोल से भी हो जाता है। देखो, अब यहाँ मजे की बात यह है कि आधुनिक भूगोल ने चाहे कितनी भी उसकी अपनी कल्पना दी है, 7 द्वीप की दी है, हवा में दी है, कुछ भी दिया है, लेकिन अगर आप आधुनिक भूगोल को अपने उसी आगम दृष्टि से अगर आप देखने जाएंगे तो वो भी आपको बिल्कुल सामंजस्य आधुनिक रूप से भी हो जाएगा। ठीक है, हम उसी हिसाब से इसको पढ़ेंगे। चतुर्द्वीपिक भूगोल में जम्बू द्वीप पृथ्वी के 4 महाद्वीपों में से एक है, और भारतवर्ष जम्बू द्वीप का ही दूसरा नाम। ये उन्होंने की है, अपने हिसाब से की है। हम अपने हिसाब से इसमें जाएंगे कि जम्बू द्वीप के 190वां भाग भारतवर्ष है। समझ में आ रहा है अभी आपको? जम्बू द्वीप का 190वां भाग भारतवर्ष। आज का साइंस या आज के हिंदू सनातन धर्म अगर ये कहे कि जो जम्बू द्वीप है वो भारतवर्ष का दूसरा नाम है, ऐसा नहीं है, क्योंकि सनातन धर्म में तो जम्बू द्वीप को भी अलग बताया है, और वो भी 7 क्षेत्र और 6 खंड बताए। वो 6 पर्वत और 7 क्षेत्र बताए हैं। तो वो 7 क्षेत्र में से एक क्षेत्र भरत क्षेत्र, सनातन धर्म ने यही बताया। उसी के आधार से अगर हम ये जाएंगे इसमें आगम के हिसाब से, तो भी जो भरत क्षेत्र है वो ही आज के 7 महाद्वीप का खंड कहा गया। ठीक है, आपको ये सारी चीज बिल्कुल मिलेगी। आगे जाएंगे। भारतवर्ष का पर्वत है वो हिमालय है, ये बात सही है। भरत क्षेत्र में जो बराबर मध्य में जो पर्वत है वो हिमालय है, तो भरत क्षेत्र का जो वैताड़े पर्वत बोला था वही हिमालय। बराबर ना? बराबर कि नहीं? बराबर। भरत क्षेत्र के 6 खंड का जो विभाजन किया वो वैताड़े पर्वत ने किया है। तो आज के हिमालय भी बराबर 3 खंड ऊपर और 3 खंड नीचे 6 खंड का विभाजन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। चलो आगे जाएंगे।
हिमालय से पर भाग में मंगोलों की बस्ती और यहाँ से सरस्वती नदी का उद्गम होता है तथा जिसका नाम आज भी कन्नौर में अवशिष्ट है। यह वर्ष पहले तिब्बत तक पहुँचता था। अब आपको यहाँ देखना है, देखो सरस्वती नदी हो, गंगा नदी के ही सारे यमुना, सरस्वती, फिर सतलज, फिर महानदी, ये सभी नदी, अलकनंदा, ये सारे नदियों के जो नाम है वो गंगा का ही परिवार है। ये तो हमने पहले जान लिया। तो अब आपको यहाँ दिखेगा कि ये सबकी शुरुआत भी आपको हिमालय से या उसके ऊपर अगर जैसे जाओगे पद्मद्र से, पद्मद्र के बाद हिमालय आएगा, क्योंकि हमारे दक्षिण भारत के लिए तो हिमालय ही मध्य पर्वत आया ना, और वहीं से ही गंगा आ रही है। क्योंकि आप गंगा नदी और सिंधु नदी जो शाश्वत नाम है ये बराबर शाश्वत भूमि में मिलेगा। इससे ऊपर रशिया, चाइना, यूरोप, कोई भी कंट्री में इसका नाम गंगा सिंधु नहीं मिलेगा। मिलेगा? बताओ। मिलना चाहिए? ये भी बताओ। मिलना इसीलिए नहीं चाहिए क्योंकि उनको पता ही नहीं है, ना उनके पास शास्त्र पाठ है ना कुछ है। अगर है तो भी वो भरोसा नहीं करेंगे, उनका ये धर्म नहीं। क्योंकि वो समय में जब 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 धर्म था, जब परमात्मा थे, तब ये सारे देश अनार्य देश थे। परमात्मा कभी वो देश में गए नहीं। गए क्या? ये एक खंड छोड़ के बाकी के 5 खंड में भगवान गए थे? नहीं गए थे। तो यही कारण है कि जो गंगा और सिंधु शाश्वत नदी है, तो शाश्वत आर्य क्षेत्र का ही ये रूप रहेगा, उसी में इसका नाम रहेगा, उसी में इसका उल्लेख रहेगा। जो भी बाकी के अशाश्वत प्रदेश है वहाँ पे गंगा सिंधु ये 2 नाम की नदी कभी नहीं मिली। ठीक है, बराबर। तो हमारे लिए हिमालय से ही ये 2 नदी आएगी, लेकिन संपूर्ण भरत क्षेत्र के 6 के 6 खंड में अगर इनका ही परिवार है तो पद्मद्र से ये वहाँ जाए, ऋषभकुंड पर्वत तक वो पहुँचे, वो स्वाभाविक है। क्योंकि गंगा कुंड, सिंधु कुंड तो ऋषभ का पर्वत के दोनों तरफ है। जो पद्मद्र से वो गिर रही है, ऋषभकुंड के बराबर पूर्व दिशा में गंगा कुंड है, ऋषभकुंड के पश्चिम भाग में सिंधु कुंड है। पूर्व भाग में पद्मद्र से गंगा गिर रही है और वो गिरते 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 हिमालय तक पहुंचती है, तब तक उसके नदी के विभाजित भाग हो जाएंगे और हिमालय से हमारी तरफ आएंगे उसके जो 7000 नदी का जो परिवार है, और 7000 परिवार उस तरफ जाए। क्लियर हुआ? बराबर ऐसे ही सिंधु भी वहाँ से सिंधु प्रपात कुंड में गिरेगी, ऋषभकुंड के दाई ओर, उसके बराबर, उसको क्या बोलेंगे आप, बाईं ओर वो गिरेगी। वहाँ से लेके वो उसके 14,000 फाटे बनेंगे, तो 7,000 बनेंगे उत्तर अमेरिका की तरफ, और बाकी के 7,000 बनेंगे दक्षिण अमेरिका की तरफ, वैतरणा पर्वत के उस तरफ, वैतरणा पर्वत के इस तरफ। बराबर बराबर। तो इस प्रकार से गंगा सिंधु के ही 14,000 फाटे हुए, 7,000 उस तरफ, दोनों के 7,000 इस तरफ, कुल 28,000 नदी का परिवार है। लेकिन नदियों के नाम 28,000 जरूर मिलेंगे, ये ध्यान दीजिएगा। हर जगह गंगा सिंधु का नाम नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ बीच के दक्षिण भारत के मध्य खंड में ही ये 2 नदी के ओरिजिनल नाम मिलेंगे। क्योंकि यहाँ ही 24 के 24 भगवान प्रत्येक काल में, प्रत्येक समय में यही तीर्थंकर परमात्मा गंगा सिंधु का उल्लेख देते ही जाएंगे। आदिश्वर दादा ने गंगा सिंधु के नाम लिए, बराबर 50 कराकोड़ी सागरोपम के बाद अजितनाथ भगवान, उन्होंने भी गंगा सिंधु का नाम लिया। तीसरे चौथे अंतिम परमात्मा ने भी गंगा सिंधु का नाम लिया। तो ये खाली मध्य खंड में ही सभी परमात्मा ने गंगा सिंधु का नाम लिया, तो हम लोग उसको भूल पाएंगे क्या? बोलो। और जो आदेश्वर परमात्मा जिन्होंने, वो भी अयोध्या नगरी, विनीता नगरी, अयोध्या नगरी का नाम आएगा। उसके बाद जब राम हुए, राम तो हमारे राम जी तो हमारे समय में बलदेव हुए हैं, तो वो मुनि सूरत स्वामी के काल में हुए, तो मुनि सूरत स्वामी के काल में भी उसी का नाम अयोध्या था। आज भी आपको 24 तीर्थंकर के जाने के बाद भी अयोध्या मिलेगा कि नहीं मिलेगा?
मिलेगा। ऐसे ही 25.5 देश, आर्य देश, उसके भी नाम मैं आपको दूंगी, किताब में मिलेगा आपको। उसमें भी आपको नाम मिलेगा, कैके देश, उसके बाद वैशाली, उसके बाद जो भी सारे जो नाम है, शौरीपुरी, चंपापुरी, ये सारे नाम है जो आर्य देश है, वो आज भी आपको वो नाम मिलेगा ही मिलेगा। समझ में आया? तो हमें यही जानना है, जो आर्य देश है, आर्य संस्कृति है, वो सिर्फ भारतवर्ष में ही उपलब्ध है। भारतवर्ष मध्य का ही, दक्षिण भाग का ही एक ही खंड है, और इसी खंड के अंदर गंगा सिंधु के नाम रहेंगे, बाकी सब जगह उसके अलग अलग नाम रहेंगे। अब हम आगे जाएंगे तो यही बात ये भी शास्त्र बता रहा है, और उसी के हिसाब से हम अगर जाएंगे, और उसमें शायद उनमें कहीं कोई चीज़ अलग हो सकती है, लेकिन हमारे आगम में बताई हुई बातों में कोई भी फर्क नहीं आएगा। आओ आगे जाएंगे। जैन मत और जो हिंदू मत है, दोनों की अभिकल्पना की है, क्योंकि दोनों ने 7 द्वीप को माना है। उससे पहले 4 द्वीप थे, आज 7 द्वीप हुए हैं, ये दोनों ने माना है। 4 के 7 हुए, धीरे धीरे और बनेंगे। क्यों? क्योंकि पानी अंदर आया है, पानी अंदर आया तो 7 के आगे 14 भी होंगे, इससे भी ज़्यादा द्वीप होंगे। पानी जैसे जैसे अंदर बढ़ेगा वैसे द्वीप अलग अलग होने ही होने। जमीन में कहीं ना कहीं ऊंचाई निकलेगी ही निकलेगी। तो चतुर्द्वीप की व्यवस्था ये दोनों शास्त्रों में है, और यही समकालीन है, यही परंपरागत है, तो हम उसी को मानकर आगे जा रहे हैं। जैन अभिमत में भूगोल में 9 के बजाय 10 वर्ष का उल्लेख है। 9 के बजाय 10 वर्ष उस हिसाब से है क्योंकि वहाँ उत्तर कुरुक्षेत्र और दक्षिण कुरुक्षेत्र का भी उल्लेख है कि नहीं? बताओ। और इन्होंने 10 बोल दिया है, लेकिन टोटल 9 ही आएंगे। 7 क्षेत्र और बाकी के 2 उत्तर कुरु और दक्षिण कुरु, वो 2 क्षेत्र अलग बराबर, और बाकी 6 पर्वत बराबर। इस हिसाब से जैन भूगोल में मत जाएगा बराबर। उन्होंने रम्य हिरण्य में कुरु, उत्तर कुरु के सबके नाम में 3 मेरु के उत्तर में हिरण्यवत और ये माना है। 3 मेरु कैसे हैं ये हम जानते हैं। एक ही जम्बूद्वीप में 3 मेरु हमारे शास्त्रों में तो नहीं मिलने, ठीक है? तो उस हिसाब से हम आगे जाएंगे। आओ और जाए आगे। वैदिक जनों ने क्षेत्रों का विभाग नहीं बताया और उसको अखंड रखा, एक ही रखा। वैदिक में 4 द्वीप बोल दिए, महाविदेय, पूर्व महाविदेय, पश्चिम महाविदेय, फिर उत्तर के ऐरावत क्षेत्र को उन्होंने जो भी नाम दिया है किम पुरुष, और यहाँ के जो नाम दिया है वो ऐसे ही उन्होंने केतुमाल वर्ष, ऐसे उन्होंने 4 नाम दे दिए। लेकिन जैन धर्म में उनको 6 पर्वत और 7 क्षेत्र और उत्तर कुरु, देव कुरु क्षेत्र, ये सभी में उसको विभाजित किया है। भद्रशाल वन सब में उसको विभाजित किया। आगे जाएंगे। जैन धर्म ने मान्यता में तो पूर्व पश्चिम महाविदेय को भी 8 और 8 ऐसे 16 विजय, और यहाँ भी 16 मतलब और 32 विजय के नाम दिए कि नहीं दिए? बताओ। हिंदू धर्म ने तो खाली 2 ही नाम दे दिए, विदेय, पश्चिम विदेय, पूर्व विदेय। लेकिन हमारे में तो हर एक सीतामुख वन का अलग एरिया, पूरा छोटा छोटा एरिया, जितना जितना योजन का है वो सब केवली भगवंत ने अपने केवल ज्ञान की दृष्टि से नाप के सहित बता दिया। सूक्ष्म से सूक्ष्म गणित भी दे दिया हुआ है, दिया है कि नहीं दिया है? 32 विजय, और 32 विजय में से 4 विजय में कहाँ कौन से परमात्मा, कहाँ कौन सी नदी, कहाँ जो 16 वक्षस्कार पर्वत, सब डिटेल दे दिए, सब डिटेल। तो आप अगर ये हिसाब से देखने चाहोगे ना, तो आपको जैन शास्त्र में, आगम में पूरी के पूरी पृथ्वी की, जम्बूद्वीप की, और असंख्य पृथ्वी, खाली जम्बूद्वीप नहीं, ऐसे असंख्य द्वीप, समुद्रों की पूरी डिटेल आपको आगम पाठ में मिल जाएगी। ये तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात। बोलो, कोई प्रश्न है अभी इसमें? कुछ समझ में ना आया हो तो पूछ सकते हो आप। बस चलो, बहुत अच्छा है।
तो अब ये आपको ये दोनों समझ में आ गया, दोनों कंपैरिजन, कि सनातन धर्म ने उसको बताया है 4 द्वीप में, 4 विभाग में, 4 विभाग कर दिए हैं और 4 द्वीप बताया है, 4 क्षेत्र बता दिए उन्होंने। और उसी 4 क्षेत्र को जैन आगम में पूरी 190 पृथ्वी के साथ उसका डिवीज़न किया। प्रत्येक विजय एक पृथ्वी है, प्रत्येक विभाग, प्रत्येक विजय एक पृथ्वी है। इस हिसाब से उसको 190 विभाग में उसका पूरा डिवीज़न किया है। अब ये वैज्ञानिक ने इसको कैसे दिखा है वो हम जानेंगे। वैज्ञानिक ने जो कहा है, जो दिख रही है वही पृथ्वी, जो नहीं दिख रही है वो कोई पृथ्वी नहीं है। विज्ञान यही मान रहा है, जो चर्म चक्षु से, जो हमारे हम लोगों से दिखे वही पृथ्वी है। अब हुआ ये है, ध्यान दीजिएगा ये बात पे, धीरे धीरे टेलीस्कोप की व्यवस्था बढ़ रही है। उनके पास टेलीस्कोप की स्थिति, उसकी हम बोलेंगे उसकी डेंसिटी, उसकी तीव्रता बढ़ रही है। पहले वो जब टेलीस्कोप ऊपर गए या जो उन्होंने यान भेजे वो ऊपर गए, वो कुछ एरिया तक ही पहुंचे थे, तो उनको सिर्फ यही पृथ्वी दिखी। अब वो धीरे धीरे और ऊपर जा रहे हैं, थोड़े ऊपर जा रहे हैं, तो उनको और भी पृथ्वियाँ दिख रही। आपको ये स्टेटमेंट में बार बार साइंटिस्टों के बदलाव मिलेगा। आज के विज्ञान के स्टेटमेंट में आपको बार बार बदला हुआ दृष्टिकोण मिलेगा। पहले कह रहे थे एक ही पृथ्वी है, अब कह रहे हैं सैकड़ों पृथ्वी है, अब कह रहे हैं आगे उनके आंकड़े बढ़ जा रहे हैं, असंख्य पृथ्वी भी आ गए हैं वो। अभी मैं सारी चीज़ पढ़ रही हूँ, तब आपको पता चलेगा कि ये एक बात पे कायम नहीं रह पाए, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे टेलीस्कोप या जैसे जैसे उपग्रह और ऊपर जा रहे हैं, उनको और दूर की चीज़ें दिख रही। वो दूर से ही दिखेगी क्योंकि यहाँ से बहुत योजन दूर है। यहाँ के जो उपग्रह हैं वो वहाँ नहीं पहुँच सकते। देखिए मैं बताऊँ उपग्रह की स्थिति कैसी है, ध्यान दीजिएगा। उपग्रह कैसे ऊपर काम करते हैं, अभी मैं ये आपकी ये बात समझने के लिए हम जाएंगे। आओ, मान लो कि ये हमारी नीचे की पृथ्वी की स्थिति है। मान लो ये हमारे इस तरफ के 6 खंड की स्थिति है। ये सिर्फ मैं भारत क्षेत्र की बात कर रही हूँ। यहाँ से जो उपग्रह आप छोड़ोगे, मान लो कि अमेरिका ने छोड़ा, तो अमेरिका के बराबर ऊपर अगर भारत छोड़ रहा है तो बराबर भारत देश के ऊपर। इस तरफ जापान में जाओ, जापान छोड़ रहा है तो बराबर जापान देश के ऊपर। मेरी ये बात समझ में आ रही है? बराबर वो जगह से ये ऊपर उपग्रह जाएगा। आप रॉकेट के हिसाब से उसको छोड़ोगे। भारत का छोड़ा हुआ रॉकेट भारत को ही मध्य में लेगा, जापान से छोड़ा हुआ रॉकेट जापान को ही मध्य में लेगा। मैं आपको यहाँ समझाती हूँ। देखो, मान लो कि ये हमारी 6 खंड की पृथ्वी है। यहाँ से जो रॉकेट जाएगा बराबर उसके ऊपर रहेगा, यहाँ से जो रॉकेट जाएगा बराबर उसके ऊपर। मान लो कि ये जापान है, ये अमेरिका है, लास्ट वाला। इस तरफ जापान है पूर्व में और पश्चिम में अमेरिका है, बराबर बराबर ना। यहाँ से जो रॉकेट गया वो यहाँ से यहाँ ऊपर जाएगा और सिर्फ इसी एरिया में ये ऐसे गोल गोल घूमेगा। यही एरिया में वो घूमेगा ऐसे ही। क्लियर हो रहा है ये? ऐसे ही वो गोल घूमेगा। मतलब ये बराबर अमेरिका को ध्यान में रखते हुए ऐसे गोल घूमेगा। तो ये अमेरिका का जो रॉकेट है वो जापान तक पहुंच सकता है? नहीं पहुंच सकता। क्यों नहीं पहुंच सकता? क्योंकि ये बाकी के देश उसके रॉकेट को उसके ऊपर से जाने की परमिशन देंगे? कोई भी देश, मैं कोई भी देश की बात कर रही, कोई भी देश जो मध्य में है, हाँ नहीं देंगे क्योंकि अगर ऐसा होता ना तो पाकिस्तान के ऊपर से हमारा रॉकेट जाता और वहाँ के सारे लोकल एरिया, लोकल उनके क्षेत्रों की पूरी जानकारी लेकर बैठ सकता था या नहीं बैठ सकता था? आपको ये पता होगा कि यहाँ तक कि जो हेलीकॉप्टर भी पाकिस्तान में जाता है ना, तो उसको भी वहाँ लैंडिंग की उसकी परमिशन नहीं है, उसको गोली से उड़ा देंगे वो। अभी हुआ था उरी स्ट्राइक, वही हुआ था ना।
हमारे हमारे जो हेलीकॉप्टर थे वो वहां जाकर बॉम्ब फेंक कर वापस आ गए, और वो जो अभिनंदन को भी वहां लैंडिंग करना पड़ा, तो क्या हुआ, होस्टेज हो गया ना वो। क्यों? परमिशन नहीं है। हमारे किसी भी पायलट को वहां से उड़ाने की परमिशन नहीं है, तो अगर हेलीकॉप्टर की परमिशन नहीं है तो आप ये उपग्रह कैसे उड़ा सकोगे? उपग्रह से तो सारी डिटेल पता चल जाएगी, पता चल जाएगी ना। हमारे लिए सबसे अच्छी अभी जो बात है वो ये जानकारी कि जापान का जो है वो सिर्फ यहीं पे ही घूम रहा है, तो वो क्या यहाँ तक की फोटो ले सकता है? नहीं ले सकता। यहाँ का यहाँ तक की नहीं ले सकता। अगर लेता ना तो हमारे पास पूरे पाकिस्तान के कोने कोने की पिक्चर होती। तो अब यहाँ आपको ध्यान से यही समझना है कि जब एक खंड के इस तरफ के खंड के डिटेल ये वाला खंड नहीं ले सकता, तो उसके आगे की पृथ्वी के फोटो के आपके उपग्रह ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे। ये तो 500 योजन का ही एरिया है, अभी यहाँ नहीं ले रहा है, तो इसके आगे 1500 योजन 2500 योजन के बाद जो हेमवत क्षेत्र है उसके फोटो हमारे उपग्रह कहाँ से ले पाएंगे? तो उसके आगे जो पृथ्वी है और उससे आगे जो 17-16 हजार योजन दूर जाए निषद पर्वत, उस और वहाँ का जो हेमवत क्षेत्र, हरिवर्ष क्षेत्र, क्या उसकी पिक्चर हमें मिल पाएगी? हमें पता ही नहीं चलेगा वहां कोई और पृथ्वी है, मालूम पड़ेगा क्या? अब यहाँ से जो अगर आपका टेलीस्कोप हाइट में और ऊपर जा रहा है, ये अभी आज यहाँ है, आज यहाँ है, कल अगर वहां तक चढ़ गया ऊंचाई में, आप और ऊंचा दूसरा अगर भेज रहे हो उपग्रह, तो वो अधिक दूर तक देख पाएगा? उसके अगर लेंस पावरफुल हुए तो थोड़ा ज्यादा दूर तक देख पाएगा ना। तो टेक्नोलॉजी के कारण आप अगर ज़्यादा दूर तक देख पाओगे तो ही आपको थोड़े दूर कोई पृथ्वी है, कोई मनुष्य जीवन है ऐसा पता चलेगा, लेकिन वहाँ की भी क्लैरिटी और क्लियर पिक्चर तो आपको बिल्कुल नहीं मिली। ये बात क्लियर हुई? हुई ना? आज भी अगर आप बैठे बैठे यहाँ बैठे बैठे भारत के देशों के नाम और सब डाल सकते हो, अगर अमेरिका का गूगल करने जाओगे तो वहाँ की जो गूगल ने व्यवस्था बताई है, गली और गली लिखे हुए नाम वही दिखाई देगा। क्या आपको लाइव कुछ भी दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा, आपको लाइव नहीं दिखाई दे सकता, फिर उसकी परमिशन नहीं है। अगर मैं यहाँ से बैठे बैठे वीडियो कॉल करके अमेरिका मेरी बेटी का घर देख सकती हूँ क्योंकि उसकी परमिशन है। समझ में आ रही है बात? मोबाइल के कनेक्शनों को परमिशन है, लेकिन यही मोबाइल के कनेक्शन आप अगर फ्लाइट में हो, भारत में ही मुंबई से अहमदाबाद जा रहे हो, 50,000 की हाइट के ऊपर आपकी फ्लाइट उड़ रही है, वहां क्या आपका मोबाइल खुलता है? खुलता है? आप वहां से वीडियो कॉल कर सकते हो? नहीं कर सकते ना? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वहां पर टावर नहीं है, कवरेज नहीं है, परमिशन नहीं है। क्लियर हुआ? टावर नहीं है ऐसा तो नहीं है ना। यहां से मुंबई से अमेरिका आप वीडियो कॉल कर सकते हो, वहां की सारी चीज देख सकते हो, बराबर। लेकिन फ्लाइट में ऊपर 50,000 की 30,000 की हाइट पे जाके आप बंबई का ही कुछ नहीं देख सकते, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। ये तो पॉसिबल नहीं है। मतलब ये हो गया कि ये जो उपग्रह की भी जो कैपेसिटी है वो कहां तक है? नीचे जमीन पे जितनी ऊंचाई है उसके नीचे ही उसकी कैपेसिटी है, उसके ऊपर नहीं है। नीचे के वायरिंग किए हुए टावर के कारण ही
जितनी ऊंचाई पे टावर है वहां तक ही इसकी कैपेसिटी है। अगर 15,000 भी ऊपर चलेगा और आप मोबाइल ऑन करोगे, आपका मोबाइल नेटवर्क काम नहीं करेगा। ये बात समझ में आ रही है? तो ये बहुत क्लियर है कि आप गूगल से या किसी वीडियो कॉल से यहाँ बैठे बैठे अमेरिका की ज़मीन, उसकी भूगोल, वहाँ की रचना सब देख पाओगे। लेकिन ऊपर जो आपने जो भेजे है ना उपग्रह, उसके पास परमिशन नहीं, कैपेसिटी ही नहीं है। क्योंकि उसकी तो बात छोड़ो, हम जरा नीचे भी जाएंगे ना, उड़ेंगे ना, तब यही टेक्नोलॉजी, वहीं पे ही मोबाइल की टेक्नोलॉजी बंद हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? बंद हो जाएगी। तो यही बात समझानी है कि कितने भी उपग्रह आप ऊपर की ऊंचाई पे छोड़ते जाओ, या इतना ऊंचा, इतना ऊंचा, इतना ऊंचा, इतना ऊंचा, आप उसी के कारण आगे की पृथ्वियों को क्लियर देख पाओ, ये बात भूल जाओ। समझ में आ रहा है अब ये? क्योंकि यहाँ का उपग्रह, अमेरिका के ऊपर का उपग्रह अमेरिका में ही घूमेगा। आपको मैं एक बात याद दिलाऊं, बिन लादेन को ढूंढना था तो अफगानिस्तान के वहाँ के उपग्रह और अमेरिका के उपग्रह के सैटेलाइटों का उनको भी सहायता लेनी पड़ी थी। और वो सैटेलाइट का सपोर्ट लेके ही वो लोग वहाँ बैठ के बिन लादेन का अड्डा किधर है, वो कहाँ छुपा हुआ है, उसका डैन कहाँ है, उसका एरिया कहाँ है, वो सारी चीज़ उन्होंने गूगल से ढूंढी परमिशन लेने के बाद। और वो भी 2 सैटेलाइट को ज्वाइन करने के बाद। ये क्लियर हो रहा है? समझ में आ रही है मेरी बात? लाइव कैमरा नहीं तो परमिशन नहीं है, परमिशन लेनी पड़ेगी उसकी भी। तो हमारे उपग्रहों को दूसरे कंट्री के फोटोग्राफ लेने की भी परमिशन नहीं है। तो ये भारत के 6 खंड छोड़ के बाहर की पृथ्वी है, वो आपको कैसे पता चलेगा? बताओ। चलो, नहीं चलेगा, सीधी बात है, नहीं चलेगा। ठीक है, तो अब मैं आगे पढ़ रही हूँ, ध्यान से सुनो कि साइंस और क्या क्या बता रहा है। आपको ये अभी मालूम पड़ गया कि ऐसी क्या व्यवस्था है आकाश में कि जिसके कारण हम ये टेक्नोलॉजी के कारण उपग्रह अगर छोड़ेंगे तो हम पृथ्वी को और सब चीज़ों को कैसे कवर कर पाए, कितना देख पाए, ये पता चले। अब आपको ये पता चल गया कि उपग्रह 50,000, क्या उपग्रह तो 1,00,000 किलोमीटर के ऊपर होंगे। 50,000 पे तो हमारी फ्लाइट उड़ रही, उसके ऊपर उपग्रह जाएंगे ताकि वो फ्लाइट और वो उसके एरिया में उपग्रह तो है ही नहीं, वो तो उससे भी ऊपर। तो उसको इतने ऊपर छोड़ने के बावजूद भी आप एक कंट्री का दूसरे कंट्री का वीडियो उपग्रह या ये कॉपी नहीं कर सकता है। ये आपको पता चल गया है, ये पता चल गया है। तो ये उपग्रह अगर ये कॉपी नहीं कर सकता तो उससे और दूर की पृथ्वी उसको नहीं दिखाई देगी। तो हम देख रहे हैं कि वैज्ञानिक इसको किस प्रकार से बता रहे हैं। आओ, जो दिख रही है वही पृथ्वी है, ये पहले वैज्ञानिक ये कह रहे थे। अब ये बात वैज्ञानिकों की भी असत्य साबित हो चुकी है। ध्यान दीजिएगा, वैज्ञान ने भी ये बात को असत्य साबित कर लिया है, क्योंकि अमेरिका के डॉक्टर ब्रूके ने अपनी पृथ्वी जैसी अन्य 10 करोड़ पृथ्वी बताई है। 10 करोड़। समझ में आ रहा है कुछ? वैज्ञानिक उपग्रह के बगैर तो ये बात नहीं करेंगे। करेंगे क्या? वो बिना प्रूफ तो बात नहीं करेंगे ना। ये अहवाल धर्मयुग हिंदी दिनांक 8/7/1967 के अंक में हुआ था। 67 में 1967 में ये अहवाल बाहर आया था कि हमारी पृथ्वी जैसी अन्य 10 करोड़ और पृथ्वी। अमेरिकन इंफॉर्मेशन सर्विस के द्वारा बाहर आता हुआ ये बुलेटिन था 1963 में जो बाहर आया है। उसमें भी अनेक पृथ्वियाँ की बात साबित हो चुकी है। आपके सामने अभी अभी के वर्षों की ही दृष्टांत आएगी, क्योंकि साइंस ने ये साल 200 साल के पहले का ये साइंस है ही नहीं। साइंस का कोई भी कैलकुलेशन ज़्यादा से ज़्यादा 200 साल। तो साइंस की हर बात आपको ज़्यादा से ज़्यादा 200 से 400 के साल के
पुरानी ही मिलेगी, उससे पहले की नहीं मिलेगी। तो तब ये एक ही पृथ्वी मानते थे जो दिख रही है, उसके बाद वो असंख्य मानने लगे, उसके बाद वो 10 करोड़ मानने लगे, उससे पहले किसी ने असंख्य बताई। रशियन वैज्ञानिक ने भी जो दिख रही है उतनी नाप वाली अन्य 1 करोड़ पृथ्वी का अस्तित्व किया है, साबित किया है। रशियन वैज्ञानिक ने भी यही बोला है कि 1 करोड़ और पृथ्वी है, जो दिख रही है ना वैसी 1 करोड़ और रशियन वैज्ञानिक ने और उत्तर ध्रुव की तरफ, उत्तर ध्रुव, सिर्फ उत्तर ध्रुव मतलब सिर्फ हमारे आसपास 25,000 माइल का प्रदेश उसने देखा है, दूसरा 25,000 माइल उत्तर ध्रुव के बाद। अब उत्तर ध्रुव के बाद का मतलब क्या हुआ, जो ऋषभकूट पर्वत है उसके बाद, ऋषभकूट पर्वत के उस तरफ जो हिमवान पर्वत है, उसके बाद जो हेम्बर्ग क्षेत्र है, वो सारा क्षेत्र आ गया। उसने और 25,000 माइल का प्रदेश बताया। क्लियर हुआ? मतलब ये सब साइंटिस्ट है, वो टेलीस्कोप से उनको ये सारी चीज वहां से रडार, उपग्रह और टेलीस्कोप, उपग्रह में भी सैटेलाइट में भी टेलीस्कोप लगाए हुए, उसी के जरिए उन्होंने देखा कि ये और दूरी पे और पृथ्वी और मनुष्य और वनस्पति सब दिख रहा है। क्लियर हो रहा है? देखो ध्यान से एक बात समझो कि ये वैज्ञानिकों की बात से तो भगवान ने जो पृथ्वी बताई, जो सिस्टम बताई, जो हरिवंश क्षेत्र तक का, उसके बाद निषद पर्वत, उत्तर कुरु, देव कुरु तक, वहाँ से भी आगे आगे 1 लाख भरत, ये भरत से लेकर ऐरावत के 1 लाख योजन तक, तो हमें 9 क्षेत्र बताए और सभी 9 क्षेत्र में मनुष्य है। तो ये सारी चीज तो साबित हो रही है कि भगवान जो कह के गए हैं वो सच में सही है। हो रही कि नहीं हो रही? हो रही है। चलो आगे जाएंगे। न्यूयॉर्क के हार्वर्ड वेधशाला के खगोल विज्ञानी, ये सारे विज्ञानी आकाश के हैं, भूगोल के नहीं है, खगोल के, डॉक्टर हालो शेपली के मत अनुसार 10 करोड़ से भी अधिक ग्रहों पे, अब ये ग्रहों की बात की, घास, वृक्ष, पानी एवं जीवादि रहते होंगे। देखो यहाँ होंगे शब्द बहुत महत्व का है, उन्होंने माना नहीं है कि है, ठीक है। उसमें भी बहुत से स्थानों पे तो सुविकसित ऐसे बुद्धिशाली प्राणियों का भी अस्तित्व होगा में हम नहीं मानेंगे। अगर किसी ने देखा है और यकीन से कहा है कि है तो ही मानेंगे, धारणा में कोई नहीं जाएंगे। धारणा में जाने से तो बेटर है कि हम भगवान की बातों को माने, हाँ या ना? हाँ, मैं ये से धारणा में तो जाना ही नहीं। और एक डॉक्टर एस मिलर जो जीव रसायन शास्त्री है, उनकी धारणा है पृथ्वी से भी अन्य तारों के ग्रहों पर जीवन अस्तित्व में आए, ऐसी ज़्यादा अनुकूलता होने से वहाँ ज़्यादा झड़प स्पीड से जीवन प्रादुर्भाव हुआ होगा। ठीक है, रहती होगी पे हम कहीं नहीं जाएंगे। आगे आओ। खगोलीय वैज्ञानिक विली ले कहते हैं केवल अपनी आकाश गंगा में ही, मात्र अपने मतलब ये 2 सूर्य की सूर्यमाला में ही, जम्बू द्वीप के 2 सूर्य की सूर्यमाला में ही 30 अरब तारों का अस्तित्व है। ये तो हमारे भगवान ने बहुत कोड़ा कोड़ी तारे बता दिए, 30 अरब से भी ज़्यादा। परमात्मा के हिसाब से तो ये 60 अरब, 60.5 अरब से ज़्यादा तारे हो गए। ठीक है, तारों का अस्तित्व है, देखो इसको मानना है, क्योंकि उन्होंने बहुत कोड़ा कोड़ी तारों की गिनती की होगी, बाकी होगा भूल जाएंगे हम। रशिया के खगोल शास्त्री IS स्क्वेलेस्की के द्वारा एक सुंदर पुस्तक लिखी है, उसका नाम है इंटेलिजेंट लाइफ इन द यूनिवर्स। उसमें ये बताते हैं कि अपनी आकाशगंगा में लगभग 10 लाख जितने ग्रह हैं, जिसमें पृथ्वीवासी जैसे ही विकसित लोग रहते होंगे। देखो इन्होंने ये कहा कि 10 लाख जितने ग्रह हैं, तो ये जरूर है, ग्रह जरूर है, क्योंकि ग्रह, उपग्रह, ये बहुत सारी चीज होती, निहारिका, तारा, तारों में ही बहुत सारे विभाग, उपग्रह को भी ग्रह ही माना है। उपग्रह बिल्कुल निहारिका की तरह होती है, तो ये आप मानोगे कि ग्रह है, क्योंकि कोड़ा कोड़ी असंख्यात कोड़ा कोड़ी तारा, तो असंख्य इतने कोड़ा कोड़ी तारे हैं, तो उसके अंदर उतने ग्रह होना स्वाभाविक बात। उसको उसमें से किसी को उपग्रह मान लिया हो तो वो भी स्वाभाविक बात, लेकिन वहाँ पे जीव रहते होंगे उसको हम नहीं मान,
होंगे की संभावना नहीं। अगर आपको दिखाया है तो बोलो, नहीं तो नहीं। तारे और ग्रह तो दिख रहे हैं, इसीलिए उसको माने। चलो आगे जाएंगे। जैन शासन तो वर्तमान में दिखती पृथ्वी से असंख्य गुनी पृथ्वी मान रहा है, ये बात सही है। ठीक है, हम जो देख रहे हैं उससे तो असंख्य गुना पृथ्वी है, और वो मान्यता को अनादिकाल से धारण किए हुए बैठा है जैन शासन। यस, परमात्मा अनादिकाल से परमात्मा हुए हैं। तीर्थंकर परमात्मा अतीत वर्तमान अतीत 24 में भी हुए हैं, वर्तमान में भी हुए, और भविष्य में भी होंगे। तो ये अनादिकाल हो गया। अनादि का मतलब ये होता है कि जिसकी आदि नहीं होती। तो जो भी उत्सर्पिणी अवसर्पिणियाँ जो काल चक्र है, अतीत अनागत और वर्तमान, तो ये तो अनादि हो गया, इसकी आदि ही नहीं है। कब हुआ पता नहीं, कब खत्म होगा मालूम नहीं, तो अनादि हुआ कि नहीं हुआ। अनादि शब्द को ही समझना। अनादि का मतलब जिसकी आदि ही नहीं है, कब शुरू हुआ नहीं मालूम, कब खत्म होगा नहीं पता। तीर्थंकर परमात्मा कब से शुरू हुए नहीं मालूम, कब खत्म हो जाएंगे नहीं पता, खत्म होने वाले ही नहीं है। आदि तो हुआ ही नहीं ना, अनादि ही हुआ। ठीक है, चलो। तो जैन शासन तो यही मानता है कि ये सारी चीज अनादिकाल से है, और ये सच है, ये है। तो ये जो जीव रसायन शास्त्री की जो धारणा है कि ग्रह पर जीवन अस्तित्व में आए, तो ये चीज को तो हम जीवन वहाँ अगर है, आपने देखा तो मानना है। देखो एक चीज जो मुद्दा चल रहा था उसी पे जाएंगे। जीव सृष्टि और वनस्पति शास्त्र, ये दो चीज, ये पहले भी मैंने बताया, मैं फिर से बताना चाहूँगी। मुद्दा चल रहा है, कभी भी बीज पहले वनस्पति पहले हम नहीं जानते, मनुष्य पहले या माता पिता पहले या बच्चा पहले, ये हम नहीं जानते। बिना माता पिता बच्चा नहीं होगा, बिना बच्चा माँ बाप के बगैर नहीं आएगा। मुर्गी पहले अंडा पहले, ये भी नहीं पता। तो ये सारी चीज अनादि काल आ गया, ये समझ में आया। अनादि शब्द से हम ये सारी चीज को देखेंगे, जिसकी आदि नहीं, पता ही नहीं कि अंडा मुर्गी ने दिया या मुर्गी ने अंडा दिया, तो दो में से पहला कौन, पता ही नहीं, तो वो चीज हो गई अनादि। तो अनादि काल से तीर्थंकर परमात्मा ने जो बताया है, तो अनादि काल से बताया है, तो वही सच है, और अनादि काल तक तो ये रहेगा। आदि तो है नहीं उसकी, बराबर। पृथ्वी जितनी पहले थी उतनी ही आज है, ना वो घटी है, ना वो बड़ी है, ना वो टूटी है, ना वो खत्म हो गई है, ना वो कभी रसाताल हो जाएगी, प्रलय आएगा सब खत्म हो जाएगा, ऐसा होने वाला है। समझ में आ रहा है अभी? ये भी अनादि है। अगर हिंदू शास्त्र ये कहेगा ये मूल नक्षत्र में से निकली है और मूल नक्षत्र में समा जाएगी, पूरी की पूरी पृथ्वी विलीन हो जाएगी, इम्पॉसिबल। ठीक है, आओ आगे जाएंगे। यही कारण है कि जो जैन धर्म ने, परमात्मा ने जो अनादिकाल से ये पृथ्वी की स्थिति बताई, जीव सृष्टि अनादिकाल से बताई, वृक्ष की सृष्टि भी अनादिकाल से बताई, सूर्य चंद्र असंख्य है वो भी अनादिकाल से बताए, तारा ग्रह नक्षत्र सब जो जगत है, जो संपूर्ण चराचर जगत, चर और अचर दोनों, चराचर जगत जो अनादिकाल से है वो अनादिकाल से है, आज भी है, वर्तमान में भी और भविष्य में भी रहेगा, इसीलिए वो अनादि है। ओके, आओ अब जो वैज्ञानिक जो दूसरी पृथ्वी की जो मान्यता करते हैं, उनका कहना ये है कि अब पृथ्वी का आकार गोल जैसा जो पहले कल्पना था की थी, अब उसको हमें बदलनी पड़ेगी। समझ में आया क्या हो रहा है? उन्होंने एक बार तो कह दिया पृथ्वी गोल है, ये 6 ही खंड है और आकाश में है जो घूम रही है। अब यही कह रहे हैं कि और भी पृथ्वी है जो हमारे से ज़्यादा दूर है। अगर ज़्यादा दूर है तो अब ये 6 खंड और जो हवा में घूम रहा है, ये तो बात उड़ गई, खत्म हो गई ये बात। अब उसका आकार बदलना पड़ेगा। ये सारी चीज उनको करनी नहीं है।
पृथ्वी बता तो दी, लेकिन हमने जो बोला वो गलत है ऐसा उन्होंने बोला? वो नहीं बोला कि भाई ये 6 खंड की पृथ्वी है, इससे ज़्यादा पृथ्वी नहीं है। मतलब कि अगर अब पहले ये कहा, अब कह रहे हैं कि अगर आगे भी पृथ्वी है, अब अगर आगे भी पृथ्वी है तो ये 6 खंड की पृथ्वी नहीं है। अब ये पृथ्वी में भी थोड़ा 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 और जाएंगे, फिर उसका आकार और या वो पूर्व से बढ़ेगा या पश्चिम से बढ़ेगा। अब ऐसा बोलने की न बारी आई, तो अब 6 खंड की हवा में नहीं है उसको भी तो बोलना पड़ेगा ना। हाँ, अब वो भी उनको बोलना नहीं है। इसलिए हो क्या रहा है पता है, नए नए स्टेटमेंट उनके जरूर आ रहे, लेकिन वो स्टेटमेंट में सही गलत खुद ही वो साबित नहीं कर पा रहे। उनके हिसाब से वो सिर्फ दूसरे स्टेटमेंट दे देंगे कि भाई और पृथ्वी भी है, यहाँ इतनी दूर है, यहाँ इतनी दूर है। अब जब तक नहीं ढूंढेंगे, नहीं ढूंढते नहीं रहेंगे, जब उनको लगेगा कि हमारी शोध खत्म हो गई, उसके बाद ही वो कोई डिसीजन पे आएंगे। समझ में आया? इसीलिए पृथ्वी का जो गोल बॉल जैसा जो कल्पा था उसे बदलना पड़ेगा, वो उन्होंने अभी तक बदला नहीं। इस पृथ्वी से अन्य भी पृथ्वियों का अस्तित्व है, इस बात में अब वैज्ञानिकों का भी समर्थन होने लग गया। अब समर्थन होने लग गया क्योंकि ढूंढना शुरू हो गया, ढूंढने के बाद उनको मिलने लग गई, तो अब समर्थन देना हो गया, जो जैन शासन के लिए बहुत आनंद की बात है। ये तो बात सही, क्योंकि वैज्ञान जितना भी ढूंढता जाएगा ना, उतना हमारे लिए ज़्यादा फायदा होता जाएगा। आओ, अब ये दूसरा टॉपिक है अमेरिका की फ्लैट अर्थ सोसाइटी। अमेरिका में एक फ्लैट अर्थ करके सोसाइटी हुई, उसकी स्थापना हुई, और उन्होंने ये पृथ्वी बराबर फ्लैट है, ज़मीन पे है, हवा में नहीं है, इसको साबित किया। अब हम उसकी चीज़ कुछ पढ़ेंगे, आपको मालूम पड़ जाएगा कि उन्होंने ये साबित क्यों किया। आओ, अमेरिका की फ्लैट अर्थ सोसाइटी पृथ्वी को सपाट मानती है। पृथ्वी कैसी है? शाला में अभ्यासरत किसी भी विद्यार्थी से अगर ये पूछा जाए तो उसका जवाब होगा पृथ्वी नारंगी की तरह गोल है और ये सूर्य के आसपास प्रदक्षिणा करती है, क्योंकि सालों से वैज्ञानिक ने यही पाठ पढ़ाया है। विश्व की अधिकांश जनता इस कल्पित मान्यता को स्वीकार कर चुकी है, फिर भी अमेरिका में, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, हमारे यहाँ की बात नहीं है, ये आगम की बात नहीं है, ये सनातन धर्म की बात नहीं। अमेरिका के अमेरिकन लोग जो साइंटिस्ट होंगे, उनमें से ही किसी एक वैज्ञानिक ने अमेरिका में एक विशाल वर्ग खड़ा किया। एक वैज्ञानिक ने पृथ्वी को सपाट माना, पृथ्वी पे माना, जमीन पे बिल्कुल फ्लैट माना, और उसी वैज्ञानिक ने एक वहाँ पे विशाल वर्ग खड़ा कर दिया जो ये मानता है कि पृथ्वी बिल्कुल थाली जैसी है, गोल है, वो स्थिर है, सूर्य चंद्र उसके आसपास घूमते हैं, पृथ्वी घूमती नहीं है। ठीक है? और ये मान्यता, समान मान्यता रखने वाले लोगों ने मिलके उस सोसाइटी को फ्लैट अर्थ सोसाइटी नाम की एक संस्था बनाई, और वो स्थापना करके वो अपनी एक पत्रिका, स्वयं की अपनी एक पत्रिका प्रकाशित करते हैं। उस पत्रिका में पृथ्वी जमीन पे है, पृथ्वी स्थिर है, पृथ्वी घूमती नहीं है, और सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र उसके आसपास घूम रहे हैं, ऐसा उन्होंने साबित किया। अब यहाँ एक बात पे ध्यान दो, अगर पृथ्वी जमीन पे है, फ्लैट अर्थ सोसाइटी ये मान रही है, ग्रह नक्षत्र उसके आसपास घूम रहे, प्रदक्षिणा दे रहे हैं, तो सीधी बात है कि पृथ्वी जमीन पे है, स्थिर है, तो ग्रह नक्षत्र आकाश में हो गए, हाँ या ना? हाँ। बस, तो ये पूरी कल्पना हमारे शास्त्र की साबित हो गई। तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि अमेरिकन वैज्ञानिक में से किसी ने ये ढूंढा, और उनको आज के विज्ञान के सभी बताए हुए परिबलों में से कुछ भी सच नहीं लगा। ये बहुत बड़ी बात है, और उनको भी वही सच लगा जो शास्त्र, जो परमात्मा, जो ये सब बता कर गए। ये बहुत अच्छी बात है कि नहीं? आओ आगे। इस फ्लैट अर्थ सोसाइटी की स्थापना आज से 50 वर्ष पूर्व, ज़्यादा पहले की नहीं है, ये सिर्फ 50 साल पहले की बात।
आज से 50 वर्ष पूर्व कैलिफोर्निया में रहने वाले सैमुअल शेंटन नामक एक ब्रिटिशर ने की थी सन 1971। और सैमुअल शेंटन का निधन हो गया, तब वो मर गए। उसके बाद चार्ल्स के जॉनसन उसके प्रमुख बने। 19वीं सदी में ब्रिटेन के यूनिवर्सल जेनेटिक सोसाइटी की थी, उसकी पृथ्वी के संबंध में जो मान्यता है उन्हें विकसित करने के बाद ये सोसाइटी आज ये कार्य कर रही है। समझ में आया? हाँ, ब्रिटेन में भी 19वीं सदी में ब्रिटेन में भी इसी मान्यता को समर्थन मिला। कहाँ? लंदन में, ब्रिटेन में। और फ्लैट अर्थ सोसाइटी ने भी इसी चीज को मान्यता दी कि पृथ्वी जमीन पे है, ग्रह नक्षत्र उसके आसपास घूम रहे, पृथ्वी बिल्कुल स्थिर। बराबर? चलो, बहुत अच्छी बात है। आपको धीरे धीरे ये ऐसी चीज मिलेगी, फिर हम ये सोचेंगे कि अरे ये लोग मान रहे, वैज्ञानिक मान रहे, अमेरिकन मान रहे, ब्रिटेन के लोग, ब्रिटिशर्स मान रहे, हमको ही हमारे आगम नहीं मानने। बोलो, उनको तो फिर भी उनकी कल्पना से मानना है, हमको तो भगवान की बात को मानना है। हम क्यों नहीं मान रहे भाई? मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? मानना ही चाहिए। अगर वो लोग मान रहे हैं, अपनी कल्पना से इसको सही मान रहे हैं, तो हमको तो भगवान की बात को मानना है। अगर उनको जवाब मिल रहा है तो हमको तो डेफिनेटली मिलना चाहिए। हमको तो इसके जवाब डेफिनेटली मिलना चाहिए। आओ आगे जाएंगे। इस सोसाइटी ने अपनी मान्यता अनुसार सपाट पृथ्वी का एक नक्शा भी प्रस्तुत किया। इस नक्शे में पृथ्वी के केंद्र के रूप में उत्तर ध्रुव को दर्शाया गया है और थाली जैसी इस पृथ्वी के बाहर के भाग में बर्फ से आच्छादित अंटार्कटिका खंड। तो अंटार्कटिका तो बाहर ही है ना, वैसे भी पृथ्वी के दक्षिण भाग में है ना, और जिसके सिरे पे 150 फुट ऊंची ऐसी बर्फ की दीवार है जिसे कोई पार नहीं कर सकता। ये तो कोई गलत बात नहीं। दक्षिण में भी जो भी 150 फुट ऊंची अगर ये बर्फ की दीवार मानेंगे तो ये तो हमारे पीछे के प्रदेश, देश प्रदेश ही तो है। ये दीवार की दूसरी ओर क्या है, इसकी कोई जानकारी सोसाइटी के सदस्यों को नहीं है। सिर्फ सफेद आच्छादित बर्फ की दीवार उनको मिल रही। ऐसा वे मानते हैं। वे ये भी मानते हैं कि सूर्य व चंद्र का व्यास मात्र 32 मील है। मतलब उसकी जो चौड़ाई है सूर्य बिंब और चंद्र बिंब की, वो सिर्फ 32 मील है और वे भूमध्य रेखा पर ही पृथ्वी की प्रदक्षिणा कर रहे हैं। ये बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि भगवान ने भी तो 500 योजन के मंडल में ही बताया। भगवान ने और क्या बताया? क्या उसके बाहर बताया? कुछ भी बताओ। 500 योजन के मंडल में ही बताया ना भगवान ने। 1,00,000 योजन का जम्बू है, उसमें से सिर्फ 500 योजन के एरिया में ही सूर्य चंद्र घूम रहे। तो वो 1,00,000 के एरिया में 500 योजन आधा इंच हुआ, सिर्फ इतना 1 फुट में। तो ये सारा जो कैलकुलेशन है जो ये सोसाइटी ने किया है, ये कैलकुलेशन के हिसाब से तो जो आगम पाठ में जो उल्लेख है वो बिल्कुल सही रूप से साबित हो रहा है कि आगम में जो खाली 500 योजन का एरिया बताया है बराबर उसी पे सूर्य चंद्र घूम रहे। और यहाँ ये लोग ऐसा कह रहे हैं कि, मैं फिर से पढ़ रही हूँ उन्होंने क्या कहा है। वो जो सूर्य चंद्र उसके चारों ओर घूम रहे हैं वो उसका व्यास सिर्फ 32 मील है और वो भूमध्य रेखा पर ही पृथ्वी की प्रदक्षिणा कर रहे। भूमध्य रेखा सिर्फ इतनी होगी, आधी इंच जितनी 1 फुट में। 1 फुट में आधे इंच जितनी रेखा होगी ना, तो 1,00,000 योजन के जम्बू में 500 योजन तो आधा इंच, इतना आधा इंच ही हुआ ना। आप अगर उसकी कल्पना करोगे तो सिर्फ आधा योजन हुआ। तो ये जो आधे योजन की जो भूमध्य रेखा की जो कल्पना की गई है, ये 100% सही साबित हो रहा है कि हमारे ग्रह सिर्फ इसी एरिया में घूम रहे हैं बस। बराबर।
अमेरिका की जो फ्लैट अर्थ सोसाइटी पृथ्वी सूर्य चंद्र के बारे में जो कुछ भी मान्यता रख रही है उसके मूल में क्या है? देखो, जैसे हमने ये माना आगम के हिसाब से माना, जैनी ने, सनातन धर्म ने माना है वेद वेदांत के हिसाब से, लेकिन इन्होंने भी कोई तो थियरी होगी ना जो ये चीज़ को माना है। तो इन्होंने ये इनकी मान्यता के मूल में ईसाइयों का पवित्र ग्रंथ बाइबल है। ओल्ड टेस्टामेंट के कई उदाहरण यही दर्शाते हैं कि पृथ्वी सपाट है। चार्ल्स जॉनसन का कहना है कोपरनिकस को पृथ्वी को गेंद जैसा मानने का सिद्धांत ईसा मसीह के अपमान के समान है। मतलब उन्होंने ये माना है कि जो आप गेंद की तरह कह रहे हो, कोपरनिकस ने जो गेंद पृथ्वी गेंद की जैसी गोल दड़े की जैसे बताई है ना, ये बताकर उसने बाइबल का अपमान किया है, ऐसा ये मानते हैं। और यदि ये सच है तो पूरी बाइबल ही एक बड़ा मजाक है। देखो अब यहाँ ध्यान दो, ये बहुत बढ़िया बात हो गई। यहाँ पे जो मुद्दा है उसको हम ज़्यादा डिटेल से समझेंगे। जिस तरह से हमारे आगमों की और सनातन धर्म के वेद वेदांगों की उपेक्षा वैज्ञान ने की है, वैज्ञान ने बिल्कुल ईसाई के बाइबल की भी उपेक्षा की। मतलब ये हो गया कि जो पृथ्वी की स्थिति हमारी ये जो वेद वेदांग और आगम बताते हैं ना, वही चीज़ बाइबल ने भी बताई है। बोलो ये साबित हुआ कि नहीं हुआ? अब हमारे लिए ये बात समझनी है कि सिर्फ हमारे धर्म ग्रंथ ही नहीं, लेकिन पूरे भारत क्षेत्र के 6 खंड के बाकी के अलग जगह के धर्म ग्रंथ भी पृथ्वी को वही स्थिति में बता रहा है जो हमारे केवली भगवान बता कर गए। बराबर बराबर। तो अब तो यही साबित हो गया कि ना सिर्फ हमारे आगम बल्कि सनातन धर्म के वेद वेदांग भी और बाइबल भी ये साबित कर रहा है कि पृथ्वी सपाट है, पृथ्वी जमीन पे है और सूर्य चंद्र उसके आसपास प्रदक्षिणा देकर घूम रहे हैं। बराबर। अब शायद चार्ल्स जॉनसन और अमेरिका की जो अर्थ फ्लैट अर्थ सोसाइटी ने बहुत कुछ बताया है। मैं ऐसा समझ रही हूँ हम अगले क्लास में उसका डिस्कशन करें चार्ल्स से, कारण कि आज रहते नहीं और 1 घंटे का वीडियो तो हो ही चुका है। 1 घंटा, हाँ। तो मैं ऐसा समझ रही हूँ कि हम बाद में अगले क्लास में इसकी चर्चा करें। ठीक है? ठीक है, कोई क्वेश्चन है तो आप बाद में पूछ लीजिएगा। ओके, ठीक। ओके, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र।